नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हमारा ये चैनल लगभग 6-7 महीने से यूट्यूब पे रन कर रहा है। हमने ओपन किया ताकि हम भी अपने पैशन को फॉलो कर सकें और आप लोगों को फार्मेसी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है या फिर सिलेबस पूरा करने में मदद करें, है ना। और ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, है ना, हमारा मेहनत और आपका साथ। चलिए, हमने जो है इसमें जो है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर पेपर के दौरान जो है एग्ज़ाम के दौरान अभी जो आपका जून में हुआ था तो अपलोड किया था। उसका प्लेलिस्ट भी अभी भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर का नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा समय का अभाव हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहा लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। पेपर के दौरान लगभग 80 में से 50+ सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस आते ही थे, जिसमें मैंने समरी के तौर पे बताया था प्रॉपरली लोगों को कि क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे, और वो लोग बहुत ही अच्छा करके आए पेपर में, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए लोगों ने जो है हमें बार बार कमेंट्स किए, सजेशन दिया कि ऐसे करिए ऐसे करिए, और हमने उन पे अमल भी किया। और आज ये चैनल कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों के सहयोग से, साथ से, है ना। तो इसी में आज जो है हम डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो है सिलेबस का समरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर 7 सब्जेक्ट है आपके डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में, आपने जनरली आइडिया तो ले ही लिया होगा, तो अगर एक सब्जेक्ट का 5-5 मिनट हम रेशियो लें मिनिमम, तो 35 मिनट के ये वीडियो हो सकते हैं, है ना, 30-35 मिनट के। तो आप बने रहिए लास्ट तक और अपने क्लासमेट्स को सबको शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो लेक्चर। और भी जो भी हमने अभी तक इसमें पढ़ाया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, है ना। तो चलिए बने रहिए अपने भाई फार्मासिस्ट चंदन जी के साथ। ओके, हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं इन चीज़ों को और समझते हैं बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप प्रॉपरली एक जनरल आइडिया मिल जाए कि क्या है, कैसे है जो ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स हैं, क्यों ऐड किया है आखिर एजुकेशन रेगुलेशन ने, है ना, और हमें इसको पढ़ने से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो लगभग आपकी 20-25% चीज़ें इसी वीडियो लेक्चर में जो है कंफर्म हो जाएंगी कि आखिर क्या है, कैसे है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो ये रेड पेन से मैंने मेंशन किया भाई कि ER 2020 डी फार्मा सिलेबस पार्ट 2 लिखा है। तो पार्ट 2 का मतलब है कि सेकेंड ईयर। तो ER का मतलब होता है ना भैया, एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन ने 2020 में कुछ चेंजेस किया। पहले का सिलेबस अलग था, अब कुछ सिलेबस अलग हो चुका है। 2021-22 से चीज़ें अल्टर हुई हैं, बदलाव हुआ है। तो उसको देखते हैं, उसी के अनुसार ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 जो है एकदम कंफर्म है और एडिशनल एक आपको इन्वायरमेंटल पढ़ना है। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे फार्माकोलॉजी थियरी, ठीक है। तीसरा पे देखिए, उसी के नीचे जस्ट उसका प्रैक्टिकल लिख दिया गया है, फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स। फिर तीसरा लिखा है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट थियरी। फिर चौथा देखिए उसी का प्रैक्टिकल लिख दिया है ना। ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा, ओके, बायोकेमिस्ट्री, फिर उसका प्रैक्टिकल है। फिर फार्माकोथेराप्यूटिक थियरी है, फिर जो है फार्माकोथेराप्यूटिक का प्रैक्टिकल है ना। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल थियरी है, फिर हॉस्पिटल का उसका ही प्रैक्टिकल है, ओके। यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है 11th नंबर पे आपको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो ये आपको टोटली पढ़ना है। 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंटल यहाँ पे नहीं ऐड है इस सिलेबस में, वो अलग से होता है, एडिशनल होता है ना। तो उसको अभी हम लास्ट में हमने ऐड किया इस PDF में। डोंट वरी, इट्स ऑल कन्फ्यूजन आर क्लियर्ड, है ना। योर ऑल कन्फ्यूजन आर क्लियर इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट अबाउट द सेकेंड ईयर सिलेबस, ओके। चलिए तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, आगे और कंटिन्यू रखते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट होने वाला है फार्माकोलॉजी। देखिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी लिखा हुआ है प्रॉपरली। तो देखते हैं क्या है इसका सीन। फार्माकोलॉजी जो ये सब्जेक्ट है ना भाई, इसका मीन होता है फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और कोलॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग। इस पूरे सिलेबस में आप इसके जो फार्माकोलॉजी चैप्टर है इसमें आप पढ़ने वाले हैं फार्माकोन और प्लस लॉजी, यानी कि स्टडी, ड्रग और स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ड्रग। इस पूरे सब्जेक्ट में आप ड्रग की स्टडी करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ाऊँगा ताकि वीडियो ये जो है बड़ा ना हो। तो इसमें जो है आपको जनरली क्या पढ़ना रहता है प्रॉपरली, दवाई से संबंधित, उसकी कैसे वो शरीर पे कार्य कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपने
डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो है जी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें रिएक्शंस थे 2 पार्ट में अलग अलग, और एक में मेडिसिन्स के कंपाउंड वगैरह जैसे बेंजीन रिंग में OH वगैरह जुड़ता था, ये सब चीज़ें, ढेर सारी दवाइयों का स्ट्रक्चर था, है ना। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, क्या चीज़ें। लेकिन यहाँ पे फार्माकोलॉजी में क्या सीन है कि आप प्रॉपरली पढ़ते हैं कि दवाई कैसे वर्क करता है ना, वर्क कैसे कर रहा है, शरीर में क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या बदलाव ला रहा है। क्योंकि फार्माकोलॉजी के मेन 2 पार्ट होते हैं, फार्माको डायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है ना। फार्माकोडायनेमिक में होता क्या है, उसमें ड्रग जो है शरीर पे कैसे एक्शन दे रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि शरीर जो है ड्रग पे कैसे एक्शन दे रहा है। तो ये 2 टर्म्स हैं, ये मैंने पूरा बाकायदे अच्छे से पढ़ा के प्लेलिस्ट बना के आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल पे PC फार्मा पे हमने अपलोड किया हुआ है, और उसका नोट्स भी अपलोड है हमारे टेलीग्राम चैनल PC फार्मा पे, तो आप देख सकते हैं भैया प्रॉपरली, ठीक है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, जनरल फार्माकोलॉजी। तो एक एक सब्जेक्ट का मैं मेन टॉपिक जो है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हमने नोट्स और वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, जरूर पढ़िए और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए, जनरल फार्माकोलॉजी का क्या मीन है, जैसे कि आप जनरली ये जानते हैं डी फार्मा के लिए भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ी होंगी। डी फार्मा में एडमिशन के लिए आपको इंटर पढ़ना होगा, जरूरी है ना। आपको इंटर जो है साइंस साइड से मैथ या फिर बायो सब्जेक्ट लेके पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बेसिक चीज़ें, जनरल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा डी फार्मेसी के लिए। वैसे सेम फार्माकोलॉजी के लिए जो स्टडी ऑफ ड्रग है उसमें भी कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, कॉमन सी, कि वो जानेंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि दवाई कैसे शरीर में काम कर रहा है, क्या चीज़ें। ये जनरल फार्माकोलॉजी में आप प्रॉपर पढ़ते हैं, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये प्रॉपर चीज़ें। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एक्सक्रीशन है ना, ये सब चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म है। तो इससे आपको पूरा क्लियर हो पाता है कि क्या कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। शरीर कैसे, शरीर में दवाई जो है शरीर में कैसे गया और वो घुलनशील कैसे हुआ, क्या चीज़ें, कैसे उसने एक्शन दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या भाई। जनरल फार्माकोलॉजी आपने पढ़ लिया। अब देखिए ड्रग की बात हो रही है यहाँ पे। अब ड्रग क्या सीन है भाई, देखिए दूसरा चैप्टर जो होने वाला है ये पूरा ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप देखिए HAP का अब रूल आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पे पूरी, क्योंकि बॉडी में ही आप दवाई का एक्शन देखेंगे ना, दवाई जो है शरीर पे ही यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS CNS 2 शब्द थे नर्वस सिस्टम के पार्ट। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो शरीर में पूरे फैले रहता था और मॉनिटरिंग करता है या फिर कमांडिंग करता है, शरीर को पूरा मॉनिटर करता है, एक्शंस को रेगुलेट करता है ना। तो PNS वो पार्ट था जो शरीर का, यहीं पे हम इमेज ऐड कर दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर्ली समझ आ जाएंगी चीज़ें, जो हमारे शरीर में हाथ पाँव पैर इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। क्योंकि CNS में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और PNS में क्या होता है, पूरे जो है स्पाइनल कार्ड के बाहर बाहर जो भी किनारे पे सब नर्व फैले हुए हैं उसी को हम PNS बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसमें आपको पढ़ना रहेगा, है ना भाई। तो मैंने ये भी चैप्टर अपलोड किया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरा जो आपका चैप्टर है, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, दवाइयाँ जो आँख पे काम करें। अब आँख पे क्या काम करने का सेंस है, आपको पता है भैया, आँखों में भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, या फिर कभी कभी वीकनेस आ जाती है कि आई शैडो या फिर दिक्कत होने लगती है, दिखता नहीं, ये सब चीज़ें। तो उसके भी तो कुछ दवाई बनाई जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो महान या फिर बहुत से एजुकेटेड साइंटिस्ट हैं, इन्हीं चीज़ों में तो अपना समय देते हैं कि हम लोगों को दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें भी 3 कैटेगरी है, मियोटिक्स, मीडियाट्रिक्स, ग्लूकोमा, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ा भी है बीमारियों में, ढेर सारे जो सोशल फार्मेसी वगैरह था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस जनरली टच करते हुए चलूँगा ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्या मतलब है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है 4th चैप्टर, ये क्या होने वाला है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 4था चैप्टर। अब देखिए यहीं पे PNS का ऊपर बात होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नीचे बात हो रहा है। चलिए कोई ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो अब भाई सिलेबस सेट किया उन्होंने, देखते हैं। तो इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उसकी बात की जाएगी। ऐसी दवाइयाँ, दोज टाइप ड्रग विच एक्ट ऑन द CNS, है ना, तो ये होगा। फिर आगे इसमें देखिए जनरल फार्माकोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा। जो है जनरल एनेस्थीसिया, जो सुन्न करने की दवाई होती है, हिप्नोटिक जो नींद
नींद लाने की दवाई होती है। एंटी कन्वल्जेंट जो घबराहट वगैरह होती है तब उसके लिए ठीक करने के। एंटी एंजाइटी जो है चिंता होना, सर में दर्द होना, ये सब चीज़ें। एंटी डिप्रेसेंट आपको दिख रहा है, एंटी डिप्रेसेंट जो ऐसी दवाइयाँ होती है जो डिप्रेशन को ठीक करने की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। दो टाइप ड्रग विच यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन कंडीशन, ठीक है। एंटी साइकोटिक जो साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली जब अनहेल्दी फील करें या फिर कोई डिस्टर्बिंग एक एक्टिविटी होने लगे किसी व्यक्ति में तो भाई देना पड़ता है ना। न्यूट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ये नई दवाइयाँ हैं, नई खोज की गई है दवाइयों का जो मेंटल हेल्थ को और बेटर करता है ना। फिर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, देखिए मसल रिलैक्सेंट का मतलब होता है कि मसल्स को रिलैक्स कर देना, यानी कि आप ऐसे ढेर सारा कोई झटक पटक रहा है, पैर को कोई दिक्कत कर रहा है, ये आईसीयू में है, एनआईसीयू में है ना, सब चीज़ें लीड वगैरह निकल जाएंगी, ईसीजी वगैरह हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो उसको ये सब लगा दिया जाता है दवाई सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, जिसके उसके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, वो लेटा रहेगा प्रॉपर्ली। ओपियाइड एनाल्जेसिक जो दर्द की दवाई होती है जो ब्रेन पे ही काम करती है ताकि आपको शरीर को पूरी सेंसेशन ही ना हो। इसमें मार्फिन वगैरह यूज़ होता है भैया, कोकेन, मार्फिन, ये सब थोड़ी सी दवाई के तौर पे भी अगर उचित मात्रा में यूज़ की जाए तो दवाई का भी ये काम करते हैं। अब देखिए यहीं पे 5वां चैप्टर जो आ रहा है आपका, ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें 5वां चैप्टर प्रॉपरली, है ना। ये ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा है, वही दिल है जो मानता नहीं ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हृदय से संबंधित बीमारियों को, विकारों को ठीक करने के काम में यूज़ होती हैं, उसे ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या फिर इस चैप्टर में हम ऐसी दवाइयाँ पढ़ने वाले हैं जो हार्ट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। जैसे कि आपको कंडीशन दिख रहा होगा, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है भाई, जो जब बीपी बढ़ता है ना तो उसको कम करना है। एंटी का मतलब ये होता है उल्टा, हाइपरटेंसिव मतलब ऐसी एक अवस्था है जिसमें बीपी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, तो उल्टा का मतलब कि भाई बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दोज टाइप ड्रग विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर व्हेन इट्स इंक्रीजेज, ठीक है। एंटी एंजाइनल, जब चेस्ट पेन वगैरह होता है ना तो उसको एंटी एंजाइनल बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ठीक करने। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट के पास, और एंटी मतलब उसको ठीक करना, चेस्ट पेन को ठीक करना। एंटी एरिथमिक, जो हमारी हृदय जो है धक 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 कभी तेज़ी से हुआ, कभी कम हुआ, कभी तेज़ी से कभी कम, तो उसको ठीक करने के लिए एंटी एरिथमिक ड्रग दी जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं भाई क्या है। 6वां चैप्टर आपका देखने को मिलता है कि ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग आर्गन्स। 6वां चैप्टर आपका ये है, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग आर्गन्स, ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड से संबंधित बीमारियों को ठीक करें, जैसे थक्का ना जमना, थक्का ज़्यादा जमना, ये सब दिक्कत। ब्लड फार्मिंग आर्गन्स का क्या सेंस है, ये ऐसी भी दवाइयाँ रहेंगी जो ब्लड को बनने में मदद करें। तो 6ठे चैप्टर में दोज टाइप ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज रिलेटेड टू द ब्लड लाइक एनीमिया, कोएगुलेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। आप परेशान मत होइए, डोंट वरी भैया, हम ये सब नोट्स देने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं लार्ज वीडियो में प्रॉपरली एक एक चैप्टर को, ठीक है ना। 7वां चीज़ें देखते हैं क्या है भाई, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किस चीज़ का है भाई, ये ब्रांकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, म्यूकोलाइटिक ड्रग। ये क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट जो होती है ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कफ को निकालने का काम करती हैं, जैसे कि बहुत सा कफ, अब इस समय तो भाई सीजन चल रहा है एकदम बताइए ठंडी का, बहुत लोगों को कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम लगा रहता है एकदम प्रॉपर, तो एक्सपेक्टोरेंट जो है ऐसी दवाइयाँ, दोज टाइप ड्रग्स विच आर यूज टू रिमूव द कफ, है ना, कफ को निकालने में। एंटीटसिव क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कफ सेंटर को ही, कफ सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाता है हमारे ब्रेन में, वो कफ को रिड्यूस करने में या फिर प्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसे लगता है कि हमारे फेफड़े में बहुत सी चीज़ें अनवांटेड आ गई हैं, दिक्कत हो गई, तो आप क्या करेंगे, जैसे क्या होता है घर में कोई कचरा आ जाए तो आप क्या करेंगे, पानी डाल के साफ़ करेंगे ना भाई, तो वैसे ही सेम मेडुला ऑब्लांगाटा भी काम करने का काम करता है कि वो उसे जब लगता है कि कचरा आ गया है हमारे फेफड़े में या दिक्कत है, जैसे बैक्टीरिया, गर्दा, फंगस, ये सब चीज़ें, तो वो जो है ढेर सारे और कफ को रिलीज़ करवाता है, फेफड़े से पानी नुमा निकलवाता है, ताकि आप थूकेंगे तो बाहर निकल जाएंगी चीज़ें, समझ गए बात, तो ऐसी चीज़ें। अब 8वां चैप्टर देखें क्या लिखा है, ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ऐसी दवाइयाँ हैं जो जीआईटी यानी कि आंत से संबंधित बीमारी जो है, जैसे अल्सर हो जाना, पेट नहीं साफ होना, इन सबको ठीक करने का काम करता है, तो उसे ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं ब्रदर, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को।
चलिए 9वां चैप्टर देख लेते हैं क्या है। 9वां आप देख रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, यानी कि दोज टाइप ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट और इम्प्रूव द किडनीज फंक्शन। ओके, जिसमें 2 कैटेगरी की दवाई दिख रही होगी आपको, डायूरेटिक है और एक है एंटी डायूरेटिक, है ना। डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो यूरिनेशन को, पेशाब करने की दर को बढ़ा दे, और एंटी डायूरेटिक जो पेशाब करने की दर को कम कर दे। ठीक है भाई, समझ गए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहीं पे लिखा है 10वां चैप्टर, देखते हैं इसमें क्या है। ये जो है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, यानी कि आप हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट के भी बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स ऐसी बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन के ही बने होते हैं, और ये हमारे शरीर में मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, है ना। एंजाइम जो है, एक शब्द आपने एंजाइम सुना होगा, एंजाइम जो है कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, है ना। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। जो हम अभी बड़े हुए हैं ना, जवान हुए हैं, दाढ़ी उड़ी आने लगा है, आप देखिए ना 10-12 साल तक 14 साल तक ऐसे थे कि धीरे धीरे शरीर बढ़ रहा था, पतले थे, चाहे जो भी थे, है ना। एकाएक ऐसा क्या हुआ 12-14 साल में कि हमारी दाढ़ी आने लगी ढेर सारी, हम बड़े हो गए, आवाज़ तेज़ हो गई, जननांग बढ़ने लगे। समझ पा रहे बात? तो वो हार्मोन्स का एक खेल है भाई, यानी हार्मोन्स ने मैसेज दिया भाई सब लोग अच्छे से काम करो, अब और ज़्यादा ग्रोथ करना है हमको। समझ गए बात? तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, यानी कि हार्मोन्स जो ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में तो उसको रोकने की जो दवाइयाँ दी जाती है उसी को हार्मोन्स एंटागोनिस्ट बोलते हैं। आप जनरल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, ये सब चीज़ें छोटी छोटी टर्म्स उसमें हम लोग पढ़े हैं प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे हार्मोन्स के नाम भी दिया हुआ है, थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड हार्मोन, पैराथार्मोन, विटामिन डी, ये सब चीज़ें हैं प्रॉपरली। ओके, अगले चैप्टर पे आते हैं, देखते हैं क्या है भाई। ऑटोक्वाइड, ऑटोक्वाइड यहाँ पे देखिए लिखा है ऑटोक्वाइड, इसका क्या सेंस है देखते हैं। ऑटोक्वाइड क्या होते हैं? ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं ना जो जी, ऑटोक्वाइड जो है ना एक ऐसे कैटेगरी की बात हो रही है, ऐसी हार्मोन्स की बात हो रही है जो हमारे सेल से वहीं लोकली रिड्यूस होते हैं। जैसे इसमें देखिए फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन लिखा हुआ है प्रॉपरली, ये हिस्टामिन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हिस्टामिन एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में ही निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जो हमें दर्द, सूजन, खुजली करवाने का काम करते हैं। आपको खुजली जो होती है ना हिस्टामिन की वजह से हो पाती है भाई, यही है खुजली के जो है निर्माता। तो ऑटोक्वाइड का सेंस होता है दोज टाइप्स हार्मोन्स विच आर रिलीज लोकली नॉट बाय द ग्लैंड्स, ग्रंथ के द्वारा न सिक्रीट होकर लोकली सेल्स के द्वारा या फिर टिश्यू के द्वारा रिलीज होते हैं, उसे ऑटोक्वाइड बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर लिखा है 12वां देखिए चैप्टर, जो प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक, कीमो का मतलब होता है केमिकल और थेराप्यूटिक का मतलब होता है इलाज करना। ये ऐसी कैटेगरी है दवाइयों का जो केमिकल के द्वारा हम चीज़ों का इलाज करते हैं, है ना। कीमोथेरेपी आपने मेनली सुना होगा कि कैंसर में दिया जाता है। कैंसर का सेंस ये है कि वहाँ पे सेल्स को ही तो मारने का काम किया जाता है। सेल्स जो है ढेर सारी बढ़ने लगती हैं कैंसर में, तो उसको मारने का काम किया जाता है, तो उसे कीमोथेरेपी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कीमोथेराप्यूटिक का भी मतलब यही होता है कि ऐसी दवाइयाँ ना जो सेल्स को ही मारने का काम करेंगी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, तो उसी को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बोल दिया जाता है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। इसमें देखिए ढेर सारे आपको चीज़ें देख रहे होंगी, पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ये सब चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स, वायरल, एंटी फंगल। ठीक है ब्रदर, तो ये हो गया आपका कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। समझ गए बात आप? चलिए अब देख लेते हैं लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 13th। ये क्या है भाई? बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह की बात होगी, ऐसी दवाइयों का जो बायोलॉजिकल है, मतलब हमारे लिए जैविक रूप से ज़रूरी हैं। हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब चीज़ें शरीर में जाना, कार्बोहाइड्रेट, इनका रोल। और देखिए लिखा हुआ है डिफिनीसन, टाइप्स, इंडिकेशन, बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि डिफिनीसन बताना है, उसके एग्जांपल्स बताने हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है और उसके क्या क्या यूज हैं। ठीक है, देखते हैं। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर। यहाँ पे प्रैक्टिकल है, ये तो सब आप कॉलेज में ही समझेंगे, ओके, है ना। चलिए सेकेंड चैप्टर क्या आता है भाई? कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे टच करते चलते हैं चीज़ों को, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ना। समरी है, सबको टच करना है ना।
चलिए, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का सीन्स क्या है। फार्मेसी देखिए सब तो आ रहा है, फार्मेसी एक ऐसी साइंस या फिर आर्ट है जिसमें हम दवाई को डिस्पेंस करना, प्रिपेयर करना और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब हम सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी यानी कि समुदाय में, जो बेसिकली हम गाँव में या फिर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में काम करेंगे, तो कैसे सबसे मिलनसार रहना है, कैसे सबसे इंटरेक्ट करके रहना है, वो सब चीज़ें हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है, ये सीखेंगे हम इस सब्जेक्ट में। यानी कि आप इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे तो दोस्त, कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स इट डिफाइंड इज द बाय द फार्मासिस्ट हाउ टू इंटरेक्ट टू कम्युनिटी, या फिर और करके आप लिखेंगे, और पॉपुलेशन इज स्टडी इन द कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपली आप कैसे भी सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आप यही पूरा सीखते हैं, कैसे सबसे बातचीत करना है, यानी संस्कार आप सीख रहे हैं भाई, है ना। संस्कार आपके बताएंगे कि आपका आगे भविष्य क्या होगा, आप कैसे क्या चीज़ें लोगों को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं चैप्टर्स क्या है और प्रॉपर्ली हम डिस्कस करते हैं क्या है भाई मैटर। जी, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इसका, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसको आपको डिफाइन करना है, हिस्ट्री बताना है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल सिनेरियो, ये सब चीज़ें। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस वही है, आप बताएंगे प्रॉपर्ली कि इट डिफाइन एज द बाय द फार्मासिस्ट हाउ टू इंटरेक्ट टू द पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी एंड फॉर, या फिर पर्पज़ फॉर द अवेयर एंड हेल्थ रेट इंक्रीज्ड इज नोन एज कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस का शब्द ही होता है कि आप कोई किसी काम को प्रॉपर्ली बार बार करेंगे ताकि आप द बेस्ट हो पाएँ उसमें, है ना, आप बेटर हो पाएँ। ओके, समझ गए बात आप, ठीक है। सेकेंड चैप्टर देखते हैं भाई, प्रोफेशनल्स एंड, देखिए सेकेंड चैप्टर है प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इसमें आप फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। तो उसका बहुत ढेर सारा रोल्स है भाई कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल में अलग है, क्लिनिक में अलग है, हॉस्पिटल क्लिनिक दो अलग अलग चीज़ें। अभी अगला सब्जेक्ट आपका होगा तो मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है ना। आप अवेयर के तौर पे, जैसे कि आपने कोरोना में देखा कि ढेर सारे फार्मासिस्ट वगैरह सभी मतलब हेल्थ से संबंधित लोग समझाते थे कि देखिए भैया ये दवाइयाँ लीजिए और ऐसे आप काढ़ा पीजिए, चीज़ें आप फॉलो करिए, आप बचिए इन चीज़ों से, नहीं तो सबको कोरोना हो जाएगा। सब लोग भाई लगे हुए थे कहीं ना कहीं, और कुछ चीज़ें तो थी बहुत निगेटिव पॉइंट भी, लोग पैसा भी कमाना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा बिना, ये फिर इंसानियत नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए तीसरा चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। आपने उसमें पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ये चीज़ें सिटिक्स में, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो इसको भी यहाँ पे भी पढ़ना है। प्रिस्क्रिप्शन जो है इट इज़ अ रिटेन आर्डर फॉर्म बाय द फिजिशियन फॉर फार्मासिस्ट। ये एक रिटेन आर्डर फॉर्म होता है, एक लिखा हुआ क्रम में जो है एक फॉर्म होता है, रूप होता है, जो कि फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के द्वारा। तो उसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोल देते हैं, है ना, ये चीज़ें। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इसे हैंडल कैसे करना है, यानी कि जब फार्मासिस्ट के पास जाएगा तो वो हैंडल कैसे करेगा, कैसे लेना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें इसको रखना है, बिलिंग करना है, फिर समझाना है पेशेंट को प्रॉपर्ली, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करिए, और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अपने क्लासेस में, अच्छी बात है, लगे रहिए एकदम। ओके, देखते हैं चौथा चैप्टर इसका क्या लिखा है भाई। चौथा कम्युनिकेशन स्किल। ओ भाई, बातचीत करने की तरीके को, उसके कौशल को आपको बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ें सही होना चाहिए। जैसे पेशेंट आया, आपको प्रॉपर्ली उससे दवाई लेनी है और पर्ची लेनी है और दवाई देनी है, तो ऐसा थोड़ी है आप दवाई उसके मुंह में फेंक दो, लो हटो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, है ना। आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं पर्सन, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स भी पढ़ाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो वही कम्युनिकेशन स्किल है। डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल इट्स मीन्स हाउ टू इंटरेक्ट टू अ पेशेंट बाय अ लैंग्वेज, है ना। आप किसी भाषा में, किसी चीज़ में आप बातचीत करके लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वही इंटरेक्ट डेफिनेशन होगा इसका, है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म, ये अलग अलग स्किल्स हैं बात करने की, जुड़ने के लोगों को, ठीक है। 5वां चैप्टर देखते हैं क्या है भाई। 5वां चैप्टर है पेशेंट काउंसलिंग। आप फार्मासिस्ट के द्वारा पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाती है,
पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है जानना, प्रॉपर्ली समझाना, हिस्ट्री वगैरह, तो हम करते तो हैं, क्यों नहीं। दवाई लेने आएगा फार्मासिस्ट तो उसे पूछेंगे कौन सी दवाइयाँ खाने से एलर्जी हो रही है, आपको दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ से, आप दवाई खाते हैं एलर्जी तो नहीं होता है ना। दवाई आपको ज़्यादा डोज में तो नहीं लेनी पड़ती, कम डोज पे ही जितना देते हैं डॉक्टर उतने पे ही काम करती है ना। आप कितने समय से बीमार हैं, अच्छा आप खाली पेट खाते हैं तो उल्टी होने लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझाना पड़ता है। तो पेशेंट काउंसलिंग इज़ अ वेरी, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, पेशेंट काउंसलिंग डिफिनीशन में अगर आपको बताना रहेगा तो पेशेंट काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फॉलोड बाय फार्मासिस्ट, है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर देखते हैं, इसी पे मेडिकेशन एडहेरेंस दिया हुआ है। मेडिकेशन एडहेरेंस नॉन एडहेरेंस क्या होता है भाई, दवाई का जो है ना क्या काम उम करते हैं, शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें मेडिकेशन एडहेरेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। 7वां चैप्टर देख लेते हैं हम, क्या है भाई। 7वां चैप्टर है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जांच करना, ये सब चीज़ें। तो कैसे क्या फार्मेसी में जैसे जांच उच किया जाता है, दवाई का कैसे क्या बताना है लोगों को सोसाइटी में, ये सब चीज़ें इस 7वें चैप्टर में आपको बताना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें, है ना। फिर देखते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन OTC। अब देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी क्या होगी, पढ़ने पे आपको ये पढ़ना है कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, पेपर में लिखना कैसे, डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझ आएंगी कहीं ना कहीं, है ना। हम जनरली तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे, ओके जी। तो ओवर द काउंटर का क्या मीन होता है कि काउंटर के ऊपर जो दी जाए, यानी कि आपको कहीं लाइन नहीं लगाना है, बस ऐसे गए काउंटर के ऊपर आपने अपनी बात रखी, मतलब खड़े होके कि भैया ये दवाई चाहिए, और उधर से फार्मासिस्ट ने कहा ठीक है दे रहे हैं, कहाँ है परेशान हो रहे हैं, तो बस, यानी कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत ना हो। जैसे पैरासीटामॉल है, पेट दर्द की दवाई है ना, ये सब चीज़ें, एकदम खांसी की दवाई है, ये सब आसानी से इसे मिल जाता है, तो उसी को ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं। डिफिनीशन में अगर बताना है तो ये बताना पड़ेगा आपको डिफिनीशन में बस कि दोज टाइप ड्रग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन, ओके, इट्स easily available all medical stores and its own need are fulfilled by the pharmacist or patients when it feel illness। जब भी बीमार फील करते हैं तो वो खुद की चीज़ ज़रूरतों को, यानी दवाई की जो ज़रूरत है या फिर बीमार पड़ रहे हैं तो उसको ले सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं भाई, क्या है बस लास्ट चैप्टर है, 10वां चैप्टर, है ना। तो ये है आपका कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसमें आपको लीगली अब देखिए मैनेज कैसे करना, अभी तक आपने चीज़ें देखा कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन इसमें क्या मैनेजमेंट की बात होगी कि आपको चीज़ें अगर दिक्कत हो रही हैं कैसे क्या, तो हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसको कुछ रूल रेगुलेशन रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा। जैसे आपने सुना होगा ना, काम करना और अच्छे से करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वही अच्छे से करने वाली चीज़ें यहाँ पे आपको सीखना है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट 10th चैप्टर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे भाई, क्या है सेंस देखते हैं। चैप्टर नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसकी मैं डिफिनीशन बता देता हूँ भाई, क्या है इजीली। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। आप बायोकेमिस्ट्री का शब्द समझ पा रहे होंगे, बायो मतलब जैविक और केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी कि ढेर सारे मॉलिक्यूल वगैरह का जुड़ना उड़ना, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री में आप ये समझते हैं कि दोज केमिस्ट्री विच आर इंटरेक्ट टू द या डील्स विथ द बायोलॉजिकल केमिकली बिल्डअप या फिर कम्बिनेशन। इट इज़ अ बायो एंड केमिकल कम्बिनेशन, मीन्स अब जीवों के रासायनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपके शरीर में ढेर सारे फ्लूइड हैं, ब्लड है, पानी है ना, टॉयलेट बन रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा आंसू बन रही है, आप प्रोटीन वगैरह खा रहे हैं, ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप, है ना। बायोकेमिस्ट्री इज इट्स मीन वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकली फ्लूइड और अदर सबस्टांसेस और एलिमेंट्स विच आर very necessary to understanding because या फिर for the
क्योर द डिजीजेस, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत पढ़ना जरूरी है कि हमारा शरीर अब किससे बना है वही नहीं जानेंगे तो फिर बीमारी कैसे ठीक किया जाएगा। एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल का मतलब होता है जहाँ पे बीमारियों का इलाज वगैरह हो रहा है, मतलब वहाँ पे चीज़ें समझी जाएंगी ऐसे जायज़ रूप से, लोग आएंगे जिसकी वजह से आप जान पाएंगे कि अच्छा ये दिक्कतें हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है पैथोलॉजी, पैथो मतलब होता है बीमारी फैलाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर कारक हैं, काज, पैथो मतलब पैथोजेंस, बीमारी फैलाने वाले काज जो कारण है। और यहीं पे लॉजी का मतलब होता है लॉगस यानी स्टडी, ठीक है। तो ये है गया बायोकेमिस्ट्री का आपका डिफिनीशन, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और सॉरी चैप्टर्स हैं। जैसे कि पहला देख रहे हैं आप, टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, वही है, स्कोप वगैरह आप बताएंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, डिफिनीशन वगैरह, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जो रोटी चावल ये सब चीज़ें खाते हैं आप, सिंपलर फॉर्म है, शुगर वगैरह इसी से मिलता है प्रॉपर्ली एनर्जी, है ना, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ठीक है, ये आपने कुछ इंटर में पढ़ा भी है ये सब चीज़ें बेसिकली। ओके, अगला चैप्टर देखते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन पाउडर, ओ भैया बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन इज अ हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, इन विच जो नाइट्रोजन कंपाउंड आर इंक्लूडेड। पूरा प्रोटीन जो नाइट्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है, दाल वाल ये सब नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसमें ढेर सारे। लिपिड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लिपिड का क्या सेंस है ये जो है फैटी जो भी हमारे शरीर में फैट्स वगैरह बनते हैं उसे लिपिड्स बोल देते हैं प्रॉपर्ली, है ना। तो आप पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, चिंता मत करिए। न्यूक्लिक एसिड जो आप डीएनए आरएनए ये सब चीज़ें पढ़े हैं वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है ना। ओके, तो अगला चैप्टर देखते हैं एंजाइम्स, विटामिन्स, हाँ सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं भाई आप, विटामिन्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है एक केमिकल को उसके एक्चुअल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, समझ पा रहे बात। यानी मेटाबॉलिज्म में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको चेंज किया जाता है। चलो भाई आप इस अवस्था में बहुत दिक्कत कर रहे हो, अब चलो दूसरे रूप में आ जाओ तभी हमारे यूज़ में आओगे। यानी कोई शैतान है मतलब बेकार व्यक्ति, उसको लोग भाई मेटाबॉलिज्म करते हैं, इसको कैसे भी सुधारो ये समाज में अच्छा काम करें। तो ऐसी सेम चीज़ें हैं हमारे शरीर में, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको चेंज किया जाता है, उसको सुधारा जाता है कि जो हमारे काम में आए, तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। विटामिन जानते ही हैं एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि लेस अमाउंट में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ठीक है। एंजाइम जो है कैटालिस्ट की तरह काम करता है, ये भी बायोमॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं मिनरल्स, देखते हैं भाई मिनरल्स क्या है। मिनरल्स, मिनरल्स आप जानते हैं एक ऐसे आयंस, खनिज, ये सब चीज़ें होती हैं मिनरल्स जो हमारे मैराइन से पाए जाते हैं, जो पर्वतों से, और हमारे शरीर में लेस अमाउंट में बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, लेस, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है ना, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में आवश्यक होती हैं। तो मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें थोड़ी सी टाइप्स है, फंक्शन है ना, डिफिशियंसी डिजीज है। फंक्शन अगर बता दूं मैं, टाइप्स में देखो मैक्रो माइक्रो दो होता है, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो में मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जरूरत है, जैसे कैल्शियम का, आयरन का, और माइक्रो में क्या होता है जैसे कि वो मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हैं बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये हमारे शरीर के प्रॉपरली देखिए फंक्शनिंग में भी काम करते हैं, बनावट में भी काम करते हैं। जैसे हड्डी जो है कैल्शियम से ही बना है, कैल्शियम और फास्फोरस ये सब चीज़ें मिला के ढेर सारी चीज़ों से, तो बनावट में काम कर रही है ना, और फंक्शनिंग में भी काम करती है, हार्ट बीट वगैरह मेंटेन करने में, ये प्रॉपरली चीज़ें सोशल फार्मेसी में भी आपने पढ़ा है। ओके, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़, देखिए बीमारी इसके वजह से कौन कौन सी हो सकती है ना। आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है जनरली, तो आप जानते हैं बहुत सी चीज़ें, आप बहुत बेसिक चीज़ें। अब देखिए 10वां चैप्टर है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी के बारे में। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयनिक सबस्टांस की बात हो रही है, आयनिक जो चीज़ें होती हैं जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करते हैं। आप सीधे जानिए ना, आप देखिए बीपी कम होता है, नमक पानी का घोल पीते हैं, नमक में NaCl होता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत रोल है हमारे शरीर में, ठीक है। आते हैं 11th में, देखिए 11th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब जैविक, टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स वगैरह की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी नई चीज़ों की। यानी कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैविक जीव से संबंधित कौन कौन सी ऐसी नई मशीनें वगैरह बनी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखिए 12th में है, 12th चैप्टर में
आर्गन फंक्शन टेस्ट, अब देखिए यार ये पैथोलॉजी वाली बात जो आयरन टेस्ट, ये सॉरी जैसे टाइफाइड का टेस्ट है, लीवर का टेस्ट है, ये सब चीज़ें है ना, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ें आर्गन फंक्शन टेस्ट, ये इसको भी डिफाइन करना है तो लिखिए प्रॉपर बना के अपना सेंटेंस। आर्गन फंक्शन टेस्ट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू द मेडिकल फील्ड बिकॉज बाय दिस वी कन्फर्म अबाउट द या वी श्योर अबाउट द विच डिजीजेज और विच डिसफंक्शन अकर्स इन अ पेशेंट, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए 13th चैप्टर में है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। इसमें जो है हमें पैथोलॉजी के बारे में भी बताना है और किससे रिलेटेड, मेनली ब्लड रक्त किससे संबंधित और पेशाब जो बोलते हैं यूरिन, है ना, मूत्र, उससे संबंधित जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे अब ब्लड से संबंधित आप जानते हैं ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे टाइफाइड तो नहीं हो गया, ब्लड की कमी तो नहीं हो गई, एनीमिया तो नहीं हो गया, है ना। यूरिन से संबंधित है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो ये आपने देखा, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं नहीं खत्म। अब आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो आप जानते ही हैं, आप कॉलेज में कर ही रहे होंगे या फिर कर लीजिएगा, अच्छी बात है, करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना भैया 10 मिनट लूँगा मैं आपका, और ये पूरा जो समरी जो है आपका चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माको मतलब ड्रग, थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट करना या फिर इलाज करना, यानी कि दवाई की सहायता से जो इलाज किया था उसी को फार्माकोथेराप्यूटिक बोलते हैं। समझ गए बात। फार्माकोथेराप्यूटिक इज डिफाइंड एज द दोज डिजीजेज और डिसफंक्शंस आर ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोथेराप्यूटिक। ओके ब्रदर। तो इस पूरे सब्जेक्ट में जो है फार्माकोथेराप्यूटिक में आप बीमारी के बारे में जानेंगे और उसको इलाज कैसे किया जा रहा है, कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, कैसे उसको बचाव करना है, कैसे क्या प्रिकॉशन, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देखिए लिखा भी है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक के ही बारे में, सेम है। इंट्रोडक्शन, स्कोप। स्कोप क्या है, मेडिकल फील्ड में बढ़ोतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ रेट बढ़ेगा, यानी कि लोग कम बीमार पड़ेंगे, है ना, और इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। मेडिकल फील्ड में नई नई खोज होंगी, ये सब फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप्स हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिफिनीसन है, फिर है इटियोपैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो डिफिनीसन में आपको बताने, अब ये देखिए अलग अलग कैटेगरी का, ये भी फार्माकोलॉजी टाइप का है भाई। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आप डिफिनीसन बताइए पहले, फिर बताइए इटियोपैथोजेनेसिस यानी कि कौन सी बीमारी क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ना। हाइपरटेंशन आप जानते हैं जो BP बढ़ने की बीमारी है, नमक वगैरह ज़्यादा खाएंगे, हार्ट जो है ठीक से ना काम करे, एबनॉर्मलिटी आ जाए उसमें, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा भाई, ठीक है। ये इटियोपैथोजेनेसिस हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ये मतलब होता है कि क्लियरिफाई करना है, तो क्लिनिकली आप इसको क्लियर करेंगे कि हाँ इनको यही बीमारी है, ऐसे हुआ है ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या है। फार्माकोलॉजी मतलब वही ड्रग से सहायता से आप मैनेज करेंगे कैसे इसको, फार्माकोलॉजिकल दवाई से सहायता से, और नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखा हुआ है ना, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवाई के। अब जैसे हम BP को कैसे ठीक करते हैं, एक तो आप एटनेलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सब दवाइयाँ देंगे ताकि BP मैनेज हो जाए, और वहीं पे नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के कैसे, कम तेल ओल खाओ भाई, आप नमक कम खाइए, थोड़ी रनिंग वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो बस ऐसे ही है। फिर यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये। तो देखिए 2 चीज़ें आपको मिक्सअप हो गई, ठीक है ना, आपकी चीज़ें 7 में से 6 बचा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट जो कि यहीं पे ढेर सारे उसी टॉपिक को कवर किया है जिसको आप डिफिनीशन वगैरह आपको पढ़ना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्टियस डिजीज़, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, डर्मेटोलॉजी है, खुजली वगैरह जो होना, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, ब्रेन से संबंधित, मेंटालिटी जो खराब होती है, सोचने की क्षमता, एकाग्रता नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह को आप दवाई देखेंगे बहुत बार ऐसी होती है कि एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, बुखार ही नहीं सही हो रहा है, क्या दे रहे हैं आप दवाई सर जी,
तो वो दवाई को बार बार खाते खाते माइक्रोब्स को आदत पड़ जाती है। जैसे क्या है, आपको पहले कोई डांटता था तो बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे डांट खाने की आदत पड़ गई, है ना। तो ऐसी चीज़ें ह्यूमन्स हेल्थ, महिलाओं, हमारे बहन सिस्टर, मम्मी पापा, जो भी दादी उदी, सबसे संबंधित हेल्थ के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो है बहुत सी ज़रूरी है, अवेयरनेस से संबंधित भी चीज़ें होती हैं। तो ह्यूमन सेल्स के बारे में बात होगी, उनकी खून की बीमारी, ये सब चीज़ें, दिक्कतें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चैप्टर खत्म, फिर प्रैक्टिकल आ जाता है भाई। तो अगला आप देखते हैं क्या बचा हुआ है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये क्या है भाई, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। क्लिनिकल फार्मेसी तो वहीं अभी ऊपर पढ़ा था हमने, है ना, मैनेजमेंट जो था, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल क्या होता है और क्लिनिक क्या होता है, दो चीज़ें अंतर दो थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। हॉस्पिटल जो है एक ऐसी जगह होती है ना, हिंदी में समझिए, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बीमारी का इलाज किया जाता है बहुत से ट्रेंड पर्सन, यानी कि डॉक्टरों की सहायता में, और ढेर सारी यहाँ पे मशीनें रखी गई होती हैं। तो ये पूरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिजीज आर क्यूर्ड बाय द trained or educated person in the presence of medico साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। समझ गए बात। तो ये हॉस्पिटल है। और क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक जो है ये भी एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पे इलाज होता है, बट इट इज़ द कंपेयर टू हॉस्पिटल लेस फैसिलिटी इंक्लूडेड। हॉस्पिटल जो है बड़ा होता है, क्लिनिक जो है छोटा होता है। यहाँ पे कम लोग रहेंगे, कम फैसिलिटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा घातक बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये है पूरा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ओके ब्रदर, चलिए तो अगली इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे हम चीज़ों को, क्योंकि टाइम नहीं है ना, आप भी बोर हो जाएंगे, कितना लंबा वीडियो है। तो वही हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात हो रही है। देखिए डिफिनीसन इसको, फिर है यहाँ पे डिफरेंट कमिटीज़ इन हॉस्पिटल। कमिटी में ढेर सारी हॉस्पिटल में ढेर सारी कमेटी बनी होती है, जैसे कि रेडियोलॉजी की, पैथोलॉजी वगैरह, पैथोलॉजी का खून जांच करने वाली कमेटी रहेगी, रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरे वगैरह की जांच करने वाली रहेगी कमेटी, है ना। ये सब चीज़ें अलग अलग कमिटीज़ रहती हैं। तो वही है कि डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल। तो प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सप्लाई चेन यानी कि हॉस्पिटल में कैसे क्या चीज़ें प्रॉपर्ली 1 बाय 1 चीज़ें सप्लाई हो रही हैं। फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर से मिले हुए हैं, नर्स से मिले हुए हैं, वो डॉक्टर को डोजिंग वगैरह या फिर उनसे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए एडवर्स इफेक्ट वगैरह ऐसी ऐसी दवाइयों का आ रहा है, इन चीज़ों का, तो ये दवाई आप बैन करिए, मत लिखिए, है ना। और नर्सों को भी समझाएंगे डोजिंग कैसे कि देखिए पेशेंट्स को कब डोज देना है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा अच्छे से वो काम करेगा, ये सब चीज़ें, है ना। फिर आता है 5th में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, तो दवाई को बांटना। तो पूरे हॉस्पिटल में दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, नर्सेस के पास, वार्ड में और NICU में, ये सब जगहों पे कैसे पहुंच रहा है, तो ये प्रॉपर्ली आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। 8वां चैप्टर आता है भाई, क्या है देखते हैं। 6वां कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, दवाई को इकट्ठा करना। सर हॉस्पिटल में कैसे क्या दवाई इकट्ठा की जाती है, पूरा प्रॉपर्ली जितनी ज़रूरत है पेशेंट को दी जाए, ये सब चीज़ें। जब वो पर्ची लेके आता है, प्रेस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं आप, है ना, डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, तो वो हॉस्पिटल कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल हो जाता है, ठीक है। फिर 7वां चीज़ है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो मतलब होता है कि जो एक्सरेज वगैरह ये सब चीज़ें देखिए, उससे संबंधित दवाई वगैरह ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसी को स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें तो जानना पड़ेगा ना आपको, कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें उसके बाद है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ओ कंप्यूटर भैया, डिजिटल चीज़ें हो रही हैं। ई प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन जो कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है और डायरेक्ट फार्मासिस्ट को भेज दिया जाता है, वो प्रिंट आउट निकाल के दे दी जाती है। क्योंकि पेशेंट क्या समझेंगे भाई, पेशेंट को क्या नीड है, वो डायग्नोसिस हुआ प्रॉपर बताइए, वो जाके दवाई ले लीजिए, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी, अब देखिए हॉस्पिटल का चला था, आप आ रहा है क्लिनिकल फार्मेसी। आपको बताया ना, क्लिनिकल फार्मेसी इज़ आल्सो, ये हॉस्पिटल और फार्मेसी की बात हो रही है भाई, तो आप समझ जाइए बात को पहले ये कि हॉस्पिटल और फार्मेसी दोनों में एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल और फार्मेसी में, क्लिनिक में, कि जहाँ पे दवाइयाँ बढ़ती हों। तो वही तो हॉस्पिटल फार्मेसी है ना। यहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही हो, डिस्पेंसिंग की जा रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही हो प्रॉपर्ली, है ना। तो वही हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया रहा है, दवाई बांटने की तरीका, और फिर क्लिनिक फार्मेसी की बात हो रही है, ठीक है।
तो फिर इसमें ये चीज़ें आती हैं। और आगे डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। वार्ड में राउंड करेगा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वार्ड में राउंड करेंगे, मतलब जो वार्ड बॉय वगैरह उनसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे क्या दवाई खिलाना। ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, वो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू यानी कि देखेंगे जब 4-4 दिन 5-5 दिन जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनका चार्ट देखा जाता है। इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट जो बोलते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, कौन सी छोड़नी है, ये सब चीज़ें है ना। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें हैं। मेडिकेशन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें करते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर्स ये भी करते हैं कि दवाइयाँ कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कौन सी ख़त्म हो रही है, ये सब चीज़ें। फिर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, होम मेडिकेशन रिव्यू, ये सब चीज़ें करते हैं फार्मासिस्ट। अब आता है 10वां चैप्टर, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट इन द इवेल्यूएशन डिजीज स्टेटस सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लिनिकली लेबोरेटरी टेस्ट, जो लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह होती हैं प्रॉपर्ली, तो उसको इवेलुएट करना, कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी क्या चीज़ें, तो उसको जानना और उससे संबंधित दवाई वगैरह चलाना, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है, देखते हैं और क्या है 11th चैप्टर, बस 11, 12, 13 ये हो जाएगा खत्म। पॉइजनिंग हो भैया, जहर घूट, ये सब पीना जो जहर वगैरह, तो उसको संबंधित बात यहाँ पे होगी, क्योंकि क्लिनिक और हॉस्पिटल हो रही है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए, कौन सी दवाई, एंटीडॉट वगैरह, जिसे आप पॉइजनिंग में दी जा सकती है। एंटीडॉट का मतलब होता है, आपने बहुत से पिक्चरों में सुना होगा, इसका एंटीडोट हम नहीं देंगे, नहीं तो जब तक हमारा डिमांड नहीं पूरा होगा। तो ये सुने होंगे ना आप, एंटीडॉट जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है या फिर उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर इन द सर्विस, ये सब चीज़ें हैं। फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस आपको जनरल फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा फार्माकोविजिलेंस, तो आप पढ़िएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा क्या होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए मेडिकल इरर्स, मेडिकेशन इरर, दवाइयों से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं, मतलब त्रुटियाँ, उसको क्या कैसे मैनेज करना, तो वो मेडिकेशन इरर कहलाता है। तो ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, सॉरी अगला सब्जेक्ट जो होता है होने वाला है। ओ भैया 46 मिनट हो गए, कोई ना सॉरी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें क्या होता है, सॉरी ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो हो ही गया। अगला चैप्टर आपका होने वाला है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। देखिए क्या है इसमें, फार्मेसी लॉ, फार्मेसी मतलब ऐसी जगह है एक जहाँ पे दवाई वगैरह बनाई जाती है और या फिर डिस्पेंस की जाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो उससे संबंधित लॉ एंड इथिक्स, लॉ मतलब कानून, इथिक्स मतलब कुछ रूल रेगुलेशन रहेंगे उनके, इंसानियत जैसे होती है ना, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, वैसे फार्मासिस्ट में फार्मासिस्टियत होनी चाहिए मतलब इथिक्स उनके उनको समझ आनी चाहिए कि क्या कैसे हमें चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें होती हैं फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। ठीक है ना, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है भाई। तो यहाँ पे चैप्टर्स हैं, देखिए अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें भी कि कुछ बातें हो रही हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ का क्या प्रिंसिपल है मुख्य रूप से, तो लॉ एक ऐसी अमेंडमेंट होती है, एक ऐसी फैक्ट्स होते हैं, कथन होती हैं जिसको सबके फेवरेबल बनाया जाता है और सब लोग फॉलो करते हैं, है ना। फिर देखिए उसी में फार्मेसी एक्ट लिखा है, फार्मेसी एक्ट यानी फार्मेसी से संबंधित जो नियम आया 1948 में आया। ओके, तो ये चीज़ें हैं, चलिए ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें रखी गई कि भाई ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, आप इसको सुधार करेंगे नहीं तो आपके ऊपर कानून लागू कर दिया जाएगा, आपको पेनाल्टीज़ देनी पड़ेंगी, आपको सज़ा हो जाएगा, दंड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, फार्मेसी संबंधित प्रैक्टिस वगैरह से भी संबंधित बात हुई, ये सब चीज़ें 2015 में आई। ठीक है, आप प्रॉपर पढ़ेंगे इसको भी, हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करने की, और नहीं भी कंप्लीट कर पाएंगे तो मैं लास्ट में पेपर से पहले 1 से 2 महीने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देता हूँ समरी के तौर पे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना, थर्ड चैप्टर देखते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दवाई से संबंधित कानून, और कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का मतलब होता है जो सजने संवरने वाली चीज़ होती है, क्रीम वगैरह ये सब चीज़ें लगाना कॉस्मेटिक से संबंधित आ जाती है। तो इससे संबंधित भी एक रूल बनाया गया 1940 और 1945 में। अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है भाई। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ठीक है।
दवाई संबंधित बनावट वगैरह की बात हुई, कैसे क्या फ़ायदा ध्यान देना है। सेल ऑफ ड्रग कैसे वो बेचेंगे, रिटेल और होलसेलर। रिटेल मतलब जो खुदरा विक्रेता होते हैं, कम ज़्यादा 2-2 खुराक 10-10 खुराक 1-1 पत्ता ये सब चीज़ें बेचते हैं, वैसे तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। और होलसेलर जो पूरा गत्ते गत्ते भैया बेच रहे हैं। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल, एडमिनिस्ट्रेशन खुराक की, दवाई कैसे क्या खानी है, कैसे क्या चीज़ें। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस, नार्कोटिक नशीली दवाइयाँ और साइकोट्रॉपिक जो मेंटली बीमारी को, ब्रेन से संबंधित बीमारी को ठीक करने में यूज भाई रूल होना चाहिए, नहीं तो कोई ज़्यादा मात्रा में बेच रहा है, बेफालतू आ रहा है, कोई ऐसे ही परेशान है, उसको आप देंगे मेंटली अच्छी मूड करने वाली, उसका मेन तो आपने मैच किया नहीं और ज़्यादा उसको ब्रेन को एडिक्ट कर दिए, लत लगा दिए कि ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ठीक है। फिर आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। इसमें जो जैसे झाड़ फूक है, कि लोग कहते हैं कि या फिर मैजिक रेमेडीज जो फूकेंगे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सा इस समय शॉर्ट्स वगैरह चल रहा है भाई, छुएंगे घुटने का दर्द सही हो जाएगा, छुएंगे प्रेग्नेंट हो जाओगी, है ना, गोबर खाओ प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो ये सब चीज़ें चल रहा है, बेफालतू की चीज़ें हैं, लोगों की नौटंकी अलग ही है ना। तो ये होता है मैजिक रेमेडी। यहीं भी 6th चैप्टर आपको दिख रहा होगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960। क्रूएल्टी एक्ट आप ये सुने होंगे जरूर टीचरों द्वारा। देखो बेटा, लेबोरेटरी में जानवरों पे जो है डिस्कवरी करना या फिर प्रैक्टिकल करना गलत है, नहीं तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, दंड मिल जाएगा। ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि क्रूएल्टी एक्ट जो 1960 में लागू हुआ, इसके वजह से ही ऐसा हो पाया है कि आप इन जानवरों को नहीं मारेंगे। प्रोजेक्ट वगैरह पे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए 7वां आपको दिख रहा होगा पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट लगाया गया भैया कि जहरीली चीज़ें, मतलब दवाइयों का नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें बेची भी जा रही है, पॉइजनस चीज़ें भी बिकती हैं भाई, बहुत सी ज़रूरत होती है इसका भी, तो क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों बेचना है, कितनी मात्रा में बेचना है। 8वां आता है FSSAI, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हम भोजन से संबंधित सुरक्षा की बात करेंगे और उसकी मानक की कि कैसी होनी चाहिए गुणवत्ता, उसको इंडिया में कब लागू किया गया और क्या कैसे चीज़ें। आप देखिएगा कोई भी खाने पीने की चीज़ देखिएगा ना, तो उसके पीछे देखिएगा लिखा होगा FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर, आप देखिएगा जरूर प्लीज़। ओके ओके, देख के बताइएगा। चलिए 9th चैप्टर पे क्या है भाई, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। प्राइसिंग कैसे आपको दवाइयों का दाम फिक्स करना है, ये नहीं कि मनमाना लाख रुपए का हम एक टेबलेट बेचेंगे बस, अब क्या मेरा मर्जी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, रूल बनाया गया है। फिर लिखा है देखिए 10वां कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, यहाँ पे कोड वगैरह बताना है कि कैसे क्या रूल वगैरह सेट किया गया फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, संस्कार जिसे मैं बोल रहा था। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट रूल, देखिए टर्मिनेशन गर्भपात जो होता है, ये सब फार्मेसी प्रेगनेंसी एक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, कौन सी दवाइयाँ खाना है कौन सा नहीं खाना है, ये सब चीज़ें। रूल ऑफ द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलर बॉडीज़, जैसे कि अभी ER मैंने बोला ना, एजुकेशन रेगुलेशन, ये सब कौन है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है, जो शासक ऊपर है, कैसे क्या मैनेज करेंगे। उसके बाद 13वां गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस वगैरह वगैरह। रेगुलेटरी नियंत्रित कैसे करना है, क्या चीज़ें फार्मेसी में कैसे के हॉस्पिटल्स में, उसको आपको इस चैप्टर में समझना। चौथा है इंट्रोडक्शन टू BCS इंडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लिनिक्स, ये सब चीज़ें हैं, है ना। इसमें आपको सिस्टम्स यानी कि कौन कौन सी गवर्न कर रही है, जैसे कि आपने कोरोना में ढेर सारी कंपनियां सुना होगा, ढेर सारे सिस्टम जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं, इन्होंने ये बयान दिया कि ये चीज़ें जल्दी लागू हो जाएगी, जल्दी से बन जाएगी इंजेक्शन। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद था देखिए ये चीज़ें हैं 16, 15, 16, 17, ये सब फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। 15 ब्लड बैंक के बारे में आपको बताना है, क्या क्या रूल होना चाहिए, क्या क्या उसमें रेगुलेशन, कैसे आपको डिमांड पूरा करना है। 16 जो है क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल। ठीक है, क्लिनिक के बारे में है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल बहुत ज़रूरी मुद्दा है भाई, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जरूर पढ़ना है आपको। यानी कि कैसे आप शरीर से संबंधित जो भी वेस्ट वगैरह है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, ये 2016 में रूल लाया गया, क्योंकि बहुत से पोल्यूशन होने लगे हैं ना। बायो इथिक्स,
बायोएथिक्स, जीव से संबंधित इथिक्स क्या होनी चाहिए, कैसे क्या नियम फॉलो करना है। 19 इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने सुना होगा बहुत बार। विंग्स है ना, ऐसे एनर्जी ड्रिंक है जो है, तो उसमें क्या होता है कि विंग्स आप लिखता है क्योंकि पंख नहीं मिलता उसको पीने से। तो ये कंज्यूमर एक्ट है कि आप कोई मिसकंसेप्शन, आप कोई फेयर लवली लगाने से क्यों नहीं गोरे हुए वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो वो कंज्यूमर एक्ट है कि जो भी यूज करते हैं लोग उनके ऊपर ये रूल रेगुलेशन बनाया गया कि कैसे वो बचाव कर सकते हैं, कैसे उनको कोई कंपनी वाला ठगे ना, है ना। इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो भी डिजास्टर मतलब होता है आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है, यानी कि आपदा यानी कि जब भी बीमारी संबंधित चीज़ें हो रही हैं जैसे कोरोना और हम कैसे क्या मैनेज करना है। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल संबंधी जैसे बीपी का मशीन है, थर्मोमीटर, ये सब चीज़ें कैसे आप मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आपका ये खत्म हुआ। अब आता है आपका एक्सटर्नल जो एक सब्जेक्ट है, इसे मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपरली ऐड कर दिया इसमें ताकि आप समझ पाएँ इसी वीडियो लेक्चर में। और देखिए क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रॉपरली एजुकेट करना है आपको, इसका मतलब। और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर का क्या मतलब होता है, आपदा प्रबंधन, यानी आपको पर्यावरण से संबंधित और आपदा से संबंधित मैनेज करने की चीज़ों को बताया जाएगा कैसे क्या आपको मैनेज करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पोल्यूशन लिखा हुआ है, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें। इंट्रोडक्शन आपको बेसिक इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये भैया 50 नंबर का पेपर आता है और 17 नंबर इसमें कम से कम लाने ही पड़ते हैं पास करने के लिए आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं पहले भी, है ना। फिर यहाँ पे है इतना लास्ट, फिर ख़त्म ही आपका पूरा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों, दवाइयाँ वगैरह, इसका कवर वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे कहाँ फेंकेंगे। लेजिस्लेशन है, आपको देखना है कि कैसे रूल रेगुलेशन क्या है प्रॉपर। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्ट है, देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना। तो ये सब चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट है, कैसे आप आपदा प्रबंधन करते हैं, जो भी बीमारियां या फिर नेचुरल प्राकृतिक आघात होती है उसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसको आप कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये प्रॉपरली पढ़ लिया भाई, तो ठीक है, पीसी फार्मा के साथ बने रहिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, है ना। चलिए, तो पीसी फार्मा को आप शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और प्रॉपरली कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक साल की चीज़ें एक साल में जो पढ़ना है वो 10 मिनट में तो पढ़ नहीं सकते, 1 घंटे में फिर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐसे करके टच करते हुए पॉइंट्स को कवर किया। तो ठीक है, बने रहिए और जो भी आपको दिक्कत होती है, इम्प्रूवमेंट करना है हमें अपने चैनल पे, आप सजेशन वगैरह देते रहिए, हमको अच्छा लगता है, अपने सजेस्ट करते हैं आप लोग, बताते हैं चीज़ें। तो ठीक है, लव यू टू ऑल, आप लोग पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए अपनी फार्मेसी जर्नी को। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, प्लेलिस्ट वगैरह फार्माकोलॉजी का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको प्रॉपरली। नोट्स के लिए आप पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं।